जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ भाग 3 में जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं उसको लेकर के हमने आया हूँ। इसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो सीटेट 1 to 5 का 7 जुलाई 2024 पेपर 1 में आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो सीटेट का ऐसा आप देखिए क्वेश्चन पैटर्न कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जरूर इसको देखिएगा और अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है आपके पास, तो अंतिम प्रयास आप जोरदार लगाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 61 से, क्योंकि ये भाग 3 में ही आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को थोड़ा समझा देते हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये भाग 3 में आपको पर्यावरण अध्ययन से दिया जाए जिसे हम ईवीएस कहते हैं। निर्देश ये है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और वही वाले दें जो सबसे उपयुक्त आपको विकल्प लगता है। तो देखिए, अब आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कथन और कारण पर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो पहला कह रहा है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है। दूसरा कह रहा है कि बीबर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो देखिए कि आपको दे दिया कथन। अब कह रहा है कि ए गलत है, दूसरा बी सही है। फिर कह रहा है दूसरे ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है ए और बी दोनों गलत है। और चौथा ऑप्शन कहता है ए सही है परंतु बी गलत है। तो चलिए अब हम सवाल पे आते हैं और हम विचार करेंगे क्या हमारा ए नंबर सही है। तो क्या किसी कौवे के घोंसले को आपने नीची डाली पर देखा होगा? आप एक बात हमेशा याद रखिए, पक्षियां बड़ी चतुर होती है। वो पेड़ों की ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है, वो नीची डाली पर नहीं। तो यहाँ पर एक शब्द है नीची डाली, ये गलत है। यहाँ पर क्या होनी चाहिए? ऊंची डाली होनी चाहिए। थोड़ा विश्लेषण के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बीबर पक्षी को हम बुनकर पक्षी भी कहते हैं। वो क्या करती है, दो पत्तों को ऐसे सील करके धागा वगैरह से, रुई वगैरह मिल जाता है उसे सील करके घोंसला बनाती है। तो ये बात सही है कि ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। ठीक है, चलिए खोजते हैं। ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो 61 का आंसर क्या हो गया? 61 का आंसर हो गया ए, यानी ये वाला एक नंबर। आगे सवाल पे आते हैं, हम दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। अब बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप ईवीएस की बात करते हैं ना 1 to 5 में, तो अलग से फिजिक्स, अलग से केमिस्ट्री, अलग से बायोलॉजी ऐसा नहीं करते हैं। एकीकृत में, यानी जब हम ईवीएस कहते हैं उसी के अंदर सब पढ़ाने की सिफारिश की जाती है। तो इसका सबसे अच्छा कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। ईवीएस विषयों के मुद्दों को आकर्षित करता है, जिससे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। देखिए, बात आप कर रहे हैं छोटे बच्चे की, 1 to 5 की। तो उन्हें इतने मुद्दे के बारे में आकर्षित करना, नहीं करना, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, इनकी जानकारी नहीं होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद तो करता है, लेकिन सारा नहीं कर पाता है क्योंकि ये छोटा होता है। अब देखते हैं आगे, हम कोड के माध्यम से जवाब देंगे, ठीक है। कोड के माध्यम से जवाब देंगे। तो अब हमने क्या कहा, मैंने ये गलत नहीं कह रहा हूं, ये सब ऑप्शन गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इनमें से चुनना है। देखते हैं, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। ये बात हम मान सकते हैं कि छात्रों के बोझ को कम करता है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या शिक्षक का बोझ कहाँ से आ गया भाई? शिक्षक का बोझ कहाँ से आ गया? शिक्षक का तो बोझ ही नहीं है, बोझ तो बच्चे का होता है ना। तो ये यहाँ पर आप सी नंबर काटेंगे। तो सी नंबर, अब ऑप्शन देखिए किस में है। तो देखिए यहाँ पर सी है, ये कट गया, ठीक है। और सी कहाँ है? तो ये कट गया दोनों। अब हमारे पास बचा ए, और यहाँ से देखते हैं, यहाँ ए डी है और यहाँ ए बी है। तो डी को देखते हैं। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एकीकृत, देखिए एक बात याद रखिए, जितना आप छोटा करते जाइएगा ना,
उतना समझाना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बात आपका मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये डी नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे बी और ए को आते हैं, तो बी और ए में ऐसा क्या है जिसको हम देखते हैं ए। तो यहाँ मुद्दे आकर्षित तब करेगा जब उन विषयों में आप तस्वीर लगाएंगे, आप उन्हें घुमाने ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा सही है। और बी क्या है, समग्र समझ, मतलब अगर आप बच्चों को, छोटे बच्चों को अलग-अलग करके पढ़ाएँगे, तो उतना उसका दिमाग विकसित नहीं होता है कि ले पाएगा। आप क्या करें, उसे कंबाइन करके पढ़ाएँ, इससे उसको मदद हो पाती, ये कहना चाह रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। 63 नंबर के सवाल को देखिए, और ये सवाल मेरे हिसाब से 8 से 10 बार रिपीट हुए हैं। कह रहा है कि सही कथन नहीं है, जब भी आप नहीं देखें ना, उसको घेर दें, यानी गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, गलत वाला। तो कह रहा है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। ये बात सही है। बिल्कुल, हाथियों के झुंड की ये खासियत है कि जिसकी उम्र 15 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, वो उसको छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हथनियाँ झुंडों में रहती है, ये भी बात सही है। झुंड का जो सरदार होता है, वो हथनी होता है, हाथी नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। अभी तो हमने कहा आपको कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक झुंड है, तो झुंड में क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, तो हथनियाँ और बच्चे। हाथी का झुंड है, क्या हाथी नहीं रहेगा? आप खुद सोचिए, हाथी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा हाथी। झुंड है तो हाथी, हथनी और बच्चे सभी होंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा है 14-15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहता है, ये भी सही है। हमने 4 ऑप्शन देखा। पहला ऑप्शन कहा कि 15 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। हथनियाँ झुंडों में रहती है, तो क्या गलत है भाई, झुंड में तो रहती है। हाथी 14-15 साल तक की आयु तक झुंड में रहेगा, इसके बाद वो अकेला रहने लगता है। लेकिन यहाँ 3 नंबर ये कह रहा है कि नहीं भाई, कि झुंड में सिर्फ हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये गलत है। इसमें तो हाथी भी रहते हैं ना। आगे बढ़े। यहाँ कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। अब देखिए, ये थोड़ा सा बनाने वाला टाइप का ये सवाल आ गया 64 का। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। क्या आपका घर जो है एक्स पर है, मान लीजिए ये आपका घर एक्स पर, यहाँ एक्स आपने ले लिया। अब कह रहा है कि आपका विद्यालय वाई पर है और यहाँ पर आप वाई पर हैं, ये दोनों। आपके घर से विद्यालय तक की कोई सीधी सड़क नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है। आप पहले ए पर जाते हैं, तो चलिए पहले हम ए पर चलते हैं। सीधी सड़क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से जाएंगे ए पर। तो कह रहा है कि जो एक्स के ठीक उत्तर में है, तो एक्स के उत्तर ये हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर हम पहुंच गए ए पर। ठीक है, और उत्तर में कितना मीटर है, तो 125 मीटर है। ये देखिए, हमने 125 मीटर कर दिया। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है। तो अब हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले जाते हैं यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x हो गया, x के उत्तर गया हमने a पर जो कि 125 है। ठीक है, अब कह रहा b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में है। ये देखिए, पश्चिम में, तो कितना जाते हैं यहाँ पर आप, 75 मीटर जाते हैं, चल गए। फिर आप c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर है। अब देखिए नक्शा बदलेगा। ठीक है, अब नक्शा बदलेगा कुछ इस प्रकार का कि पहले इसको हम और ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है इस प्रकार, है ना। यहाँ से गए आप 125, ए पर पहुंच गए। यहाँ से लेफ्ट गया था हमने, 75 चला था, और फिर कह रहा है यहाँ से उत्तर में आप 150 जाते हैं। ये 150 आप जाते हैं, 150। ठीक है, 150 हम गए, ये भी चला गया। अब कह रहा है ठीक उत्तर में 150 मीटर, अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंचते जो सी के ठीक पूरब में, सी के देखिए ए बी और ये सी के ठीक पूरब में कितना चलता है, तो ये चलता है आपका 75 मीटर। तो ये देखिए यहाँ पर भी हो गया आपका 75 मीटर, ये आपने गया। अब आपसे कह रहा है कि अब बताइए कि x के सापेक्ष में सही दिशा क्या है। तो x यहाँ है
और आप पहुंच गए वाई पर, तो सही दिशा क्या हो रही है आपको देख लीजिए, उत्तर हो रही है। ठीक है, सही दिशा क्या हो रही है, ठीक उत्तर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक उत्तर। तो फिर से हम इसको एक बार बना लेते हैं। अब देखिए फिर से एक बार समझाते हैं आपको। एक्स से आपने चला ऊपर की ओर, ये देखिए कलर में बदल के दिखाता हूँ। ठीक है, एक्स से आपने चला ए तक 125, फिर आपने पश्चिम की ओर मुड़ा 75 चला, बी पर पहुंच गए। और बी से फिर आप उत्तर की ओर चले 125, तो सी पर पहुंच गए। सी से आप पहुंच गए कहां पर, वाई पर। तो अगर आपसे कह रहा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष तो उत्तर हो जाएगा, लेकिन सवाल कह रहा वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय कहाँ है, यहां पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा, तो घर हमारा कहाँ है, विद्यालय उत्तर में है और घर हमारा कहाँ है, दक्षिण में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब यहाँ कह रहा है आपसे कि पौधे की एक प्रजाति एक्स है, मान लेते हैं कि तुलसी का पौधा है, ऐसा मान लेते हैं, जो बहुत अधिक संख्या में होता है। आपने देखा हो तुलसी बहुत सारा, लेकिन पूरे भारत में, भारत के सिर्फ वाई भाग में ही पाई जाती है। तो कोई खास स्थान पर जब ऐसा वनस्पति जो किसी खास स्थान पर पाई जाती है, उसे हम स्थानिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर, तो ये जो कबूतर है सिर्फ निकोबार में पाई जाती है, तो ये स्थानिक कहलाएगा। कह रहा है कि बहुत है लेकिन सिर्फ वायु भाग में, तो स्थानिक हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना हुआ है। ठीक है, आपको ये 66 नंबर का चुनना है। तो चलिए हम देखते हैं मिश्र धातु। स्टील भी मिश्र धातु होता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम से बना होता है। ब्रास, ब्रास मिस होता है कांसा, पीतल, ब्रॉन्ज और ब्रास, ये एक कांसा है और एक पीतल है। दूसरा देखिए लिथियम, लिथियम एक तत्व होता है एलआई, तो ये आपका मिश्र धातु नहीं है। मैग्नीशियम ये तत्व है, एल्युमिनियम तत्व है, स्टील मिश्र धातु है। स्टील, ब्रास और टीन, टीन आपका एसन होता है, ये भी तत्व है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों मिश्र धातु किसमें मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपसारी समझ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कि मान लीजिए एक टॉर्च, ये एक टॉर्च, इसकी लाइट चारों दिशाओं में फैलेगी, तो इसको कहेंगे हम अपसारी। ठीक है, और एक जगह पर जमा होगा तो उसको कहेंगे अभिसारी। तो यदि आपसे, आप कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मान लो सभी पक्षियों को मार दिए, तो क्या होगा, ये काल्पनिक तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर आप इन दोनों को काट दीजिए। अब बचा अपसारी अभिसारी, तो क्या इसका एक उत्तर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर सब मर जाएंगे, कुछ कहेगा क्या होगा, मर गया तो मर गया, दूसरा पक्षी है। तो कई तरह के आंसर आप बदल बदल के लाएंगे, इसमें बच्चे सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो एक प्रश्न के जब कई उत्तर हो जाते हैं तो उसे हम अपसारी प्रश्न कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये है। अब कह रहा है 68 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा भारत में 7:30 PM हो रहा है, तो उसी दिन 2 PM होगा, कहां पर होगा। तो सबसे पहले देखिए कि लंदन जो है, लंदन का ग्रीनविच शहर, याद रखिएगा, लंदन का ग्रीनविच शहर जो है 0 डिग्री पर बसा हुआ है। तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो शहर है वो 5.5 घंटे आगे होता है, हमारा जो दिल्ली है 5.5 घंटे। तो मान लीजिए कि लंदन मान के चलते 2 बज रहा है और उसमें हमने 5.5 जोड़ दिया तो 7:30 बज गया। तो 7:30 बज गया, एकदम 5.5 घंटा ठीक ठाक ले रहा है। तो 5.5 घंटा ठीक ठाक ले रहा है, तो कहाँ होगा, ये लंदन में होगा। अब देखिए ये सब अगर आप गौर करेंगे, ये सारे के सारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी वाला क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा का अंतर होगा, 5.5 घंटे का अंतर थोड़ी ना होगा। हमारा आंसर लंदन होगा। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच का बढ़ावा देती है। यात्रा थीम पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे जो कि जांच पड़ताल को बढ़ावा देगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं
आसपास के क्षेत्रों में रुचि के लिए विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। आगे बढ़ते हैं। छात्रों से परिवहन के साथ साधनों का चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, या फिर छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा अनुभव को बताने के लिए कहना, या फिर छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण करना। अब ये देखिए, मतलब दिखा दिए आप स्क्रीन पर, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई। या फिर देखिए परिवहन का चित्र है, इसके बाद देखिए चित्र है, तो चित्र उतने मायने नहीं रखते हैं। बच्चों को ईवीएस सिखाने का क्या मतलब है, उसको वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जोड़ना है। ये जो शब्द है ना, वो ज्यादा अच्छा है। वो पूछेगा पड़ोसियों से, अच्छा बताइए दिल्ली गए तो क्या क्या देखे, तो इसमें जिज्ञासा होगी। 70 का क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर का। तो ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, ये विधि है। पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिगसॉ, जिज्ञासा नहीं है, जिगसॉ एक पहेली होती है। रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण, ये किसकी उदाहरण है? आगमनात्मक उपागम, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम या उपदेशात्मक उपागम। ये सवाल नंबर है आपका 70। इसके जवाब को देखते हैं। इसका देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है, आपको कुछ उदाहरण मिल जाएगा। सहपाठी ट्यूशन देख पा रहे हैं, सहपाठी पुनरीक्षण, सोचो, जोड़ो, साझा करो एक दूसरे के साथ, रणनीति बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं सहपाठी समूह द्वारा सीखने की बात कर रहा है। ये हमारा 70 का हो गया। अब यहाँ देखिए इस सवाल को, 71 नंबर को, ठीक है, आप देखिए खुद समझ पाएंगे। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। सलीम और राजू स्कूल जाता है। सलीम को तला हुआ खाना पसंद है और मैदा से बने हुए उत्पाद खाना पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है। तो दोनों में से कौन सा विकार पीड़ित होगा? तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो उटपटांग चीज बाहर वाला खाता है उसे होगा मोटापा बीमारी। दूसरी बात, एक पालक वगैरह नहीं खा रहा तो उसकी हो जाएगी खून की कमी। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, क्वासर की और प्रोटीन की वजह से हो, कमी की वजह से होता है, एनीमिया खून की कमी से। तो मोटापा होगा कि नहीं? बाहर का पिज्जा बर्गर खाएगा तो मोटापा होगा ही। 72 नंबर देखिए, ईवीएस के कक्षाओं में, 72 नंबर में कह रहा है कि ईवीएस के कक्षाओं में पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यता और कौशलों के विकास करते हैं। तो मानचित्र पठन है, ठीक है। तो मानचित्र में आपको क्या मिलेगा? तो मानचित्र में आपको देखना स्थान की दिशाओं को समझना, ये होगा। सापेक्ष स्थिति, ये भी होगा। अब क्या देखते हैं, इसके और भी ऑप्शन है क्या? इस पर हम बाद में विचार करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या इसके ऑप्शन है। तो ऑप्शन हम आपको देख करके बताते हैं, आगे भी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन है, ठीक है, जो बाद में आपको दिखा देंगे हम। तो पहला कह रहा है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति समझेगा। हाँ, मानचित्र देखिएगा ना तो आपको स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी कि झारखंड कहाँ पर है, बिहार कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, तो स्थिति मिलेगा। स्थानों की दिशाओं को समझना, दिशा भी होते हैं इसमें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होते हैं। प्रतीक और पैमाने को समझना, तो क्या इसमें प्रतीक होते हैं? चलिए, स्थानों की दिशा को समझना ये होता है, प्रतीक और पैमानों को समझना ये भी होता है। उसमें पैमाने होते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, ऐसा होता है। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक आरेखन करना ये भी होता है। तो चारों के चारों ऑप्शन क्या हमारे किसी सवाल में है? अब जरा ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो चारों के चारों तो है नहीं, ए बी सी डी तो है नहीं, लेकिन हमें किसी न किसी एक को तो छांटना होगा। तो पहले बात को कहता है स्थानों की सापेक्ष स्थिति, तो स्थान की स्थिति है, इसका मतलब ए हम नहीं छांट सकते हैं। तो जिसमें ए नहीं है वो तो ऐसे भी कट गया, ये दोनों कट गया, देखिए ए नहीं है। अब बचा ए, तो क्या बी है कि नहीं? तो बी देखते हैं, स्थानों की दिशाओं को समझना। तो भाई स्थान की दिशा, तो स्थान का दिशा उतना मायने नहीं रखता है जितना सापेक्ष स्थिति। जब आपने समझ लिया, स्थानों का सापेक्ष स्थिति समझ लिया, तो दिशा का उतना मायने तब नहीं रखेगा, क्योंकि जब आपने स्थिति को समझ ही लिया है तो प्रतीक पैमाना दूसरा चीज समझेंगे और नक्शे के अनुसार। तो ये 4 नंबर सही हो जाएगा,
क्योंकि डी में देखिए, डी में क्या है, ये वाले में एक चीज छूट रहा है, वो है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक आरेखन। उसमें क्या होता है, नक्शा बना होता है, मैप जो होता है उसमें नक्शा बना होता है, जैसे तैसे आप नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब 73 का देखिए, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात बिहार की स्थिति देखिए। तेलंगाना, तो तेलंगाना कहाँ है, तो दक्षिण भारत का एक राज्य है, आंध्र प्रदेश से कट करके अलग हुआ है तेलंगाना। तो अब देखिए कहाँ पर है, गुजरात और बिहार। तो चलो भाई देखते हैं कि मान लो ये भारत का नक्शा, तेलंगाना यहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपका गुजरात हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ गुजरात और यहाँ पर है आपका बिहार। तो इसके सापेक्ष में हमें तेलंगाना के सापेक्ष में गुजरात और बिहार, तो तेलंगाना के सापेक्ष में ये देखिए ऊपर जाकर के बाएं मुड़े तो उत्तर पश्चिम हो गया, और ऊपर जाकर के दाएं मुड़े तो उत्तर पूर्व हो गया, है ना। इधर ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो साउथ से नॉर्थ जाके लेफ्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी। इस सवाल को देखिए 74 का, अच्छा इसमें भी इस तरह के ऑप्शन है, चलिए देखते हैं 74। कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। अनुभवात्मक रणनीति की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला एकीकृत शिक्षा। तो अब देखिए ऑप्शन पर हमारे पास है ए सी डी, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो एक एक करके जब हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं कि अनुभव अनुभव किसमें आपको ज्यादा होगा। जब आप किसी चर्चा में भाग लेंगे आपका अनुभव बढ़ेगा, जब किसी क्षेत्र को घूमने जाएंगे आपका अनुभव बढ़ेगा। लेकिन जब आप किसी चीज को देख रहे हैं सिर्फ पोस्टर वगैरह से, तो आपको कितना अनुभव मिलेगा, तो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेगा। इसके बाद कला एकीकृत शिक्षा, ये भी बहुत अच्छी चीज होती है, तो बी को हम छांट सकते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ए सी डी। बी, देखिए बी को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये बी नहीं है, ठीक है। अब जरा 75 नंबर को देखिए, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, तो कौन सा पर्यावरण ये पूछा जा रहा है। ईवीएस में जब हम कहते हैं तो कौन सा पर्यावरण, तो मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सभ्य तो पढ़ते हैं ईवीएस में, क्या छूटता है, भूगोल, इतिहास, नागरिक सभ्य तो पढ़ ही लेते हैं। तो ईवीएस का मतलब ही तो होता है इन्वायरमेंटल साइंस, प्राकृतिक पर्यावरण विज्ञान। तो इसमें सभ्य पर्यावरण के पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो सब चीज के बारे में तो पढ़ते हैं, तो हम क्यों ना हम आंसर इसका 1 मार दें, जिसमें सब मिल रहा है हमको। देखिए मिला कि नहीं, 76 का देखिए, कथन और कारण दिया हुआ है। 76 को पहले समझ लेते हैं, फिर हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। मुझे तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं कि पहले देखते हैं अलबरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से, अच्छा ये गलत है, भारत से थोड़ी ना आया था। अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से और इब्न बतूता आया था मोरक्को से, तो दूसरे देशों से भारत की यात्रा की, ये होना चाहिए। अलबरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों में नहीं, विभिन्न देशों से आए थे भारत में, तो यहां पर उल्टा बोल दिया है, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। कारण है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने, ये अच्छी बात है, ये सही बात है कि जब हम 75 नंबर कहता है कि कथन को पढ़िए और कारण को पढ़िए और पढ़ने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा अभिकथन ए कि अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, ये तो बिल्कुल गलत है। अब बताइए, अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से और इब्न बतूता आया मोरक्को से, तो दूसरे देशों से भारत की यात्रा की, जबकि यहां लिख दिया भारत से दूसरे देशों की यात्रा की, तो ये गलत हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्या कारण कहता है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने की अवसर मिलता है। ये तो अच्छी बात है ना, जब आप घूमते हैं एक दूसरे जगह तो आपको जानने में जानकारी मिलती है, तो ये सही है। इसका मतलब ए गलत है और आर सही है, कारण सही है लेकिन कथन ही गलत है।
इस सवाल को देखिए कि 77 नंबर में कह रहा है ईबीएस पाठचर्या सीखने के लिए, ईबीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। सामाजिक आप जान भी करते हैं, रचनावादी का मतलब कुछ अच्छा तैयार किया जाए बच्चों को, उसके हिसाब से हमारा ईबीएस का जो पाठचर्या है वो तैयार किया गया है, ये कथन है। तो 77 नंबर में हमने आगे देखना है, ये बात अभी हम मान के चलते हैं सही है, मान लीजिए सही, हमने मानने कहा। अब यहाँ कह रहा है कथन दो कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य। बच्चे ने सामाजिक, पियाजे ने कब से सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व किया? पियाजे ने क्या कहा? संज्ञानात्मक विकास का बात कहा, उसने कहा कि बुद्धि का ज्यादा रोल होता है। तो सामाजिक बारे में बंडूरा कहते हैं, कोलबर्ग कहते हैं, ये सब कहते हैं, पियाजे ने तो इतनी बात नहीं कही है। तो ये हमारा 2 नंबर गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे, एक सही है 2 गलत है, तो एक असत्य नहीं है, एक और 2 सही नहीं है, एक कथन दोनों असत्य नहीं, एक सत्य परंतु 2 असत्य है, ये असत्य है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ये फंसाते हैं बच्चों को। 78वां सवाल देखिए आप, 78 नंबर का, कि एनसीईआरटी की 5वीं की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में, यानी 5वीं क्लास की किताब, झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा, यानी ये इस अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन कीजिए। ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर उसमें बताया गया है, जो कि सवाल आपका है 78, तो इसमें महत्वपूर्ण पहलू आपको चुनना है। तो देखते हैं, तो क्या ये यहाँ देखिए सवाल में क्या रहा, आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका पर, ये वास्तविक घटना है। तो जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, तो ये भी बता सकते हैं हम। दूसरा देखते हैं, हम पहले पूरा देख लेते हैं। वनवासी और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लकड़ियों लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, ये के बारे में, और जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद के बारे में। जरा इस चैप्टर को देखिए कि आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका, खास करके सूर्यमणि के बारे में बताया जा रहा है। तो सूर्यमणि के बारे में ये जरूर बात है कि शिक्षा मिलने से कितना बदलाव आता है। तो शिक्षा वाला तो आप ये जान लीजिए कि शिक्षा होगा तो यहाँ पर वन उत्पाद के बारे में कोई भी जानकारी मेरे हिसाब से इस पाठ में सवाल कितना था पहले ये देख लेते हैं। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 78 में, तो आगे देखते हैं। लड़कियों की शिक्षा तो है भाई, लड़कियों की शिक्षा तो है। आगे देखते हैं, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, ये देखिए 1 नंबर कह रहा है कि इस पाठ में हमने कहीं भी लोकप्रिय धारणा और पूर्वाग्रह की जानकारी नहीं मिलेगी, ये सब पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ये लोग किसी के बारे में गलत सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब किताबों में मिलेगा भी नहीं आपको। लेकिन अगर जंगली समुदाय है, वनवासी समुदाय है, तो उनका और जंगल के बीच में क्या संबंध है, ये जरूर बताएगा। ये मुझे लगता है ये होना ही चाहिए कि जंगल का लोग है और समुदाय उसका जंगल से क्या घनिष्ठ संबंध, ये ना बताए, ये हो नहीं सकता। लड़कियों की शिक्षा कैसे जीवन को बदलती है, तो हमने पहले ही कह दिया ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वन उत्पाद, तो जब जंगल और उसके घनिष्ठ संबंध को दर्शाया जा रहा है, तो ये तो होगा ही, ये सब कॉमन है। पूर्वाग्रह की बात इसमें इस पाठ में कहीं पर नहीं है। तो हम जाएंगे बीसीडी यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ। जरा इस सवाल को देखिए, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरन पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया कि वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश करें। मतलब ये पाठ पढ़ाना है तो उसको कार्य दे दिया, जाओ घर में अंकुरित करो और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी के लेकर आओ। तो क्या आकलन करना चाह रही है? चित्र बनाए। अरे चित्र क्यों बनाएगा, यहाँ अंकुरन के बता रहा, चित्र बनाने के लिए थोड़ी ना कहेगा। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हटाइए इसको। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो कोई बोलेगा सर धागे की तरह दिखेगा, कोई कहेगा कीड़े की तरह दिखेगा। ये अच्छा है, ये अब सारी चिंतन को विकसित करता है, ये अच्छा है। तो ये बी होगा। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। तो जब आप देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, अब आपको ये भी कहा गया है कि आपको बताने हैं, तो आप क्या करेंगे, नोटबुक में नोट करते जाएंगे, ये भी अच्छा होगा। अब आप देखिए, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। यानी आपने जो क्रियाकलाप किया, आपको जो होमवर्क दिया गया, तो आपने क्या सीखा, तो ये तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन होगा बीसीडी। तो बीसीडी खोजिए भाई, कहाँ पर है बीसीडी, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है हमारा बीसीडी। देख पा रहे हैं कैसे हमें छांटना है सवाल को। अब सवाल यह है कि पर्वतारोही जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनको अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है वायुमंडलीय प्रेशर का खेल है। तो अब अधिक ऊंचाई पर जाइएगा तो रक्त गाढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। खून गाढ़ा वगैरह नहीं होता है। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर एक समान होना चाहिए, तभी सब चीज ठीक ठाक चलेगा। अगर कम बेसी हुआ तो नहीं होगा। रक्त वाहिकों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, यानी अंदर का जो धमनी और सिरा है उसमें ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि जब ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं ना, तो वहां ऑक्सीजन कम मिलती है, तो बाहर का प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। यही बात सही है कि जो रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, यानी अंदर ही प्रेशर बढ़ जाता है। 81 नंबर का देखते हैं और ऑप्शन के बाद हम इसको हल करते हैं। 81 नंबर का, चलिए देखते हैं 81 नंबर का। ये ऑप्शन है आपके, देख लिया आपने, ठीक। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। तो माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान का है। आल्पस पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो हम ऑप्शन चुनेंगे ए और बी। तो ए और बी हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में। सवाल कह रहा है रोशनी एक ईबीएस शिक्षिका है, ठीक है, ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना, मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं। यानी कि बहुत सारा बीज दे दिया और उनसे एक पूछा जा रहा है कितने बीज अंकुरित हुए, उसके लिए एक चार्ट बनाइए। और जब यह चार्ट बनाइएगा आप, तो आप बताइए कि बीजों के अंकुरन में भिन्नता क्यों होती है। तो इसमें कई मायने हैं कि सही से पानी हो रहा है कि नहीं, धूप मिल रहा है कि नहीं, मिट्टी सही है कि नहीं। तो कई कारणों से अंकुरन में भिन्नता होती है। वह कौन से कौशल को करना चाहती है, तो देखते हैं। तो यहाँ तो आपका हम देखते हैं 82 का क्या होना चाहिए, जांच। तो जांच तो कर रही है, लेकिन उनसे लास्ट में पूछा भी जा रहा है। तो पूछा जा रहा है, तो ये सब होने के बाद यहाँ निष्कर्ष निकाला जा रहा है। देखिए सवाल को हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भिन्नता की दर क्यों होती है। तो आप जब तक पूरा कार्य नहीं करेंगे, खुद से देखेंगे नहीं, उसको प्रयोग नहीं करेंगे, अनुमान नहीं लगाएंगे, तो आप निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे निष्कर्ष वो निकलवाना चाह रही है। 83 का देखिए, फिर अभिकथन और कारण। हमने शुरू में कहा कि कथन और कारण से सवाल पूछे जाते हैं, तो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये आपका इतना बड़ा सवाल है, देख लिया आपने। दो और दो होने चाहिए इसके, तो बाद में मैं दिखा दूंगा आपको, दो और होगा, जरूर होगा इसका। चलिए देखते हैं, यदि हो सकता है एक दो में ही हमारा आंसर आ जाए। ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानी और आख्यानों का प्रयोग किया जाता है। ये तो मुझे सही लग रहा है भाई, कि ईवीएस में क्यों नहीं किया जाएगा, तस्वीर वगैरह नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। कारण उद्देश्य यह है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वो कहानी के पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। तदानुभूति रख सकने का मतलब देखिएगा आप, जब आप मोटू पतलू देखे होंगे, तो बच्चा उससे जुड़ जाता है, तो इसको तदानुभूति कहते हैं, जुड़ जाता है कि उसने समोसा खाया, मोटू का हाथ लंबा हो गया, तो उस तरह की नकल करना चाहता है। तो ये दोनों की दोनों बातें मुझे सही लग रही है। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कि समाज के किन प्रति पाठ्य पुस्तकों में बच्चों हमारे समाज के बहुत भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। ये बात दोनों के दोनों सही है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन दो ही ठो में मेरा काम बच जाएगा, और बाकी दो ऑप्शन में आगे दिखा देता हूँ।
तो ये रहा बाकी का 2 ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 84 पर। कह रहा है किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र में एक कोने पर नीचे दिया गया पैमाना, पैमाना के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ 155 मीटर दिया हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति मानचित्र पर दो शहरों के बीच 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 155, तो 19.7 बराबर क्या करेंगे हम, इसको गुना कर देंगे, 19.7 गुना 155 कर देंगे हम। तो चलिए गुना करते हैं, 19 कितना 7 था ना, एक मिनट मिला लेते हैं, रुकिए, हाँ यही था, 19.7 गुना 155 गुना 155 कर लिया हमने, तो ये आ गया 30 53.5, ये हमारा आ गया आपका किसमें, तो ये आपका आएगा मीटर में। तो मीटर को हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा किलोमीटर, तो 3.053 किलोमीटर हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, गुना कर लीजिए कैलकुलेटर में, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, या हाथ से भी गुना कर लीजिए। अब सवाल है 85 नंबर का, कह रहा पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, तो पृथ्वी में क्या क्या होता है, निफे यानी निकेल फेरस होता है, इसके बाद सीमा होता है सिलिका मैग्नीशियम, और सियाल होता है सिलिका एल्युमिनियम होता है। तो आपसे कह रहा है कि आयतन में निम्नलिखित में क्या होता है, ये आपको बताने हैं। तो देखते हैं कि पृथ्वी के में भूपर्पटी होता है, बिल्कुल सही है। मेंटल होता है, ये भी होता है। क्रोड होता है, होता है। मेंटल के दो भाग होते हैं, एक सीमा सिलिका मैग्नीशियम का बना होता है, एक होता है सियाल सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, और निफे में क्रोड में होता है निफे निकेल और फेरस, और भूपर्पटी में सिलिका पाया जाता है। तो ये सब तो होते ही हैं, तो सारे के सारे सही है, बिल्कुल सही है, सब होते हैं। देखिए अभी कथन का चौथा सवाल आ गया, कह रहा है कि ए कथन है और कारण आर को ध्यान से पढ़िए और सही कथन को चुनिए। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है फिर भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी जो घनत्व होती है जल का वो 300 ग्राम नमक होता है 1 लीटर पानी में, यानी 1000 लीटर में 1000 मिलीलीटर में, यानी कि मान के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होते हैं। तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण अगर आप लेट भी जाइएगा ना तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मृत सागर में देखिए वही बात यहाँ जो हमने अभी बताया, इसकी सांद्रता कितनी होती है, 300 ग्राम नमक पाया जाता है। तो इसलिए दोनों की दोनों बातें सही। अब थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं मृत सागर के बारे में, जरा इस तस्वीर को देखिए, आप कैसे ही लेट करके पेपर पढ़ रही है, देख पा रहे हैं, ये मृत सागर का तस्वीर है, यहाँ पर डूबने की जरूरत, डूबना का कोई ऐसा चांस नहीं कि डूब ही पाइएगा आप। अब हम इसको मैप में देखेंगे कहाँ पर है मृत सागर, जरा इस तस्वीर को देखिए, बगल में इजराइल है और इजराइल के बगल में यहाँ गोल सर्कल बना हुआ, ये देख पा रहे हैं, तो यही जॉर्डन है, इसके बगल में इजिप्ट है, इजराइल है, वेस्ट बैंक है। तो यहीं पर एक घिरा हुआ समुद्र है, सब तरफ से लैंडलॉक कह सकते हैं इसको, तो ये आपका मृत सागर है। इसकी डेंसिटी के बारे में हमने अभी बात की, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, 300 ग्राम नमक पाए तो ये भी है, और कोई नहीं भी जानता है वो भी तैरना सीख जाएगा। तो जब दोनों बातें सही है तो हम यहाँ कहेंगे ए और आर सही है और व्याख्या भी सही से कर रहा है। अब 87 का देखिए, 87 का प्रश्न है कि कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्क के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो ताकि वो अपनी देखभाल कर सके, यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो, तो आपको कौन सा कदम सबसे अच्छा लगता है, ये आपको बताना है। तो चलिए छात्राओं के आत्मरक्षा के लिए कार्यशाला आयोजित करें, तो कार्यशाला आयोजित करना है कि नहीं करना है, तो इस पर हम देखते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे हैं 87 की, चलिए ये अच्छा लग रहा है, कार्यशाला आयोजित करना ये अच्छा लग रहा है। दूसरा, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, तो चलिए और ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर उन्हें अजनबियों से दूर रखना सिखाएं, तो
आप कितना दूर रख सकते हैं? मेला ठेला जाबे करेगा, ट्रेन में जाबे करेगा, कितना आप दूर रख, ये तो कोई उन्हें, ये देखिए, आपका ए नंबर भी ठीक ठाक था, उसमें खराबी नहीं थी। 4 नंबर में देखिए, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। ये अच्छा है कि कहाँ बच्चों को टच करना चाहिए, कहाँ माता-पिता टच कर सकते हैं, तो प्राइवेट पार्ट में नहीं छूना है। ये सब जो हम बताते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में, ये अच्छी बात होती है, ठीक है? ये अच्छा रहेगा। थोड़ा गुड टच और बैड टच के बारे में जान लीजिए आप, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, आप सिर को छू सकते हैं, देख पा रहे हैं? सिर को छू सकते हैं, इसके बाद आप बैक में नहीं, लाल जितना दिख रहा है आपको वो बैड टच है। ओठ नहीं छू सकते हैं, छाती पर नहीं छू सकते हैं, प्राइवेट पार्ट नहीं छू सकते हैं। ये गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छी तस्वीर है, इसको आप बच्चों को जरूर दिखाएं, ठीक है? देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से। तो इसका आंसर हमें चुनना चाहिए 4 को। अब ज्यादा ऑप्शन रहता तो हम ए को भी चुन सकते थे, लेकिन ऑप्शन है नहीं। अब 88 में देखिए, निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। उष्मा का कुचालक समूह जिसमें से करंट, उष्मा का मतलब गर्मी होता है, हीट होता है, वो पास ना हो, हमको वैसा वाला चुनना है। ये आपका 88 नंबर का सवाल है। तो देखिए, ऊन से भी गर्मी पास नहीं होती, तभी तो हमें गर्म लगता है। प्लास्टिक से भी पास नहीं होती, लकड़ी से, लोहा से पास हो जाता है, तांबा से पास हो जाता है, और एल्युमिनियम से भी पास हो जाता है। ऑप्शन में ये तो इजी सवाल था आपके लिए। 89 का, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के, समर कोई होगा, अपन शिक्षक होगा तभी तो अपने छात्रों से कहा है, अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं। जैसे कि भाप से बनने वाला, जैसे भाप से क्या बनता है, जैसे कि हम लोग चितवा बनाते हैं, मोमोज बनता है। भूनना, तो कोई भी चीज को सब्जी वगैरह बनाते हैं। उबालना मतलब बॉइलिंग करना, तलना या छांक देते हैं, जैसे पकोड़ा वगैरह बनाते हैं। तो ये सब आपको दे रहा है आपका शिक्षक। तो वो क्या करना चाहता है, यही आपसे पूछ रहा है। क्या वो होमवर्क करने को लिए मोटिवेट कर रहा है? ये बात है, आपसे कह रहा है क्या होमवर्क करने के लिए मोटिवेट, प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं, प्रयोग आपको कुछ नहीं करने बोला है, आपसे पूछने के लिए बोला है, तो प्रयोग नहीं हो रहा है। सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार, तो हम देखेंगे क्या सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार हो रहा है। ये सवाल पहले देखते हैं कितने नंबर तक हम लोग पहुंच गए, 89 पर, ठीक है? तो हम देखते हैं कि 89 का क्या हमसे आंसर सही बनना चाहिए। तो गृह कार्य को प्रोत्साहित, ये होमवर्क तो लग नहीं रहा है, आपसे पूछने के लिए कह रहा है। प्रयोग है नहीं इसमें कुछ। बच्चों को समूह में कार्य करने, कार्य आपसे करवाया नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतःक्रिया होती है। जब आप किसी के साथ पूछते हैं ये तो कैसे हुआ, तो हमको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो ये अंतःक्रिया होती है, और आपके अंदर सामाजिकरण भी हो रहा होता है, इसलिए ये हमारा सही होगा। अब 90 का सवाल देखिए। हाँ, इसमें ऑप्शन पूरे आ गए, ठीक है। कह रहा है कि ईवीएस में छात्रों में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए, ईवीएस में छात्रों में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। प्रक्रिया कौशल का, ठीक है, प्रक्रिया कौशल का आपको चुनना है। तो डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन, आपको प्रक्रिया करना है। तो अधिकतम से आप 1 मिनट और देख लेते हैं। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त अधिकतम संख्या के साथ आकलन करना है, ठीक है। छात्रों में ईवीएस कौशल का आकलन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन पे हम जाएंगे, चित्र पठन, उससे चित्र प्रभा लेंगे, ये होगा। तो जिसमें डी नहीं है वो गलत हो जाएगा, ये कट गया। अब हम देखेंगे कि 3 ऑप्शन हमारे पास, चित्र बनाना, अगर कोई बच्चा चित्र बनाएगा तो उसमें प्रक्रिया होगी, बिल्कुल सही है। तो हमारा डीसी होना चाहिए, डीसी कहाँ पर है, तो इसमें सी नहीं, ये कट गया। अब डीसी यहाँ पर है और यहाँ पर है, अब हमें बी और ए में चुनना होगा। तो आकलन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, और फिर से एक बार सवाल पे हम ध्यान से देखें कि सवाल क्या है, ठीक है। अब हमें एक तो छांटना होगा, या तो अब बी छाटिए या फिर ए छाटिए, तो हम ए को रखेंगे। अब क्यों रखेंगे ए को, सुन लीजिए, शिक्षक की जो डायरी होती है ना,
उसमें छात्रों का भागीदारी किस किस में भाग लिया, वो व्यवहार कैसा है, कौशल पर वो नोट्स लिखते जाते हैं। ये शिक्षक लिखता है अपने छात्रों के बारे में। लेकिन प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत बुरा नहीं है, प्रोजेक्ट की स्थिति बहुत बुरी नहीं, प्रोजेक्ट भी होता है। लेकिन आपको तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि एबीसीडी तो सब में है नहीं, तो किसी एक को तो छांटना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट कार्य जो है हमेशा नहीं दिए जाते हैं, वो कभी कभार दिए जाते हैं। इसलिए ये हम देखिए, फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये खराब नहीं है। आपको प्रोजेक्ट ये नहीं है कि खराब हो जाएगा, आपको आकलन करना है, तो आप डायरी से आकलन कर सकते हैं क्या क्या लिखा है आपके बारे में। चित्र बनाएगा तो आपको उसमें कौशल देख लीजिएगा, चित्र पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये कौशल देख लीजिएगा। आपसे क्या कहा, प्रक्रिया कौशल, तो आप ये देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आप 4 चुनिए। तो 4 में आपको ए, सी, डी, बी, देखिए बी गलत नहीं है, लेकिन इसको नहीं चुनना है, ठीक है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट वाले हमने 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो सीटेट दिसंबर 2024 में पेपर 1 में आया था, और ये 7 जुलाई 2024 को हुआ था। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप बार-बार रिवीजन करिएगा ना प्रीवियस ईयर, तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि 10 साल का आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर बना लिया ना, तो आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ईवीएस मैं आपका तगड़ा करा दूंगा। आप हमारे लिए करो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर।